वेलकम टू रीड मंत्रा। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत अच्छे होंगे बेटा। हमने काफ़ी सारी चैप्टर्स कंसिडर कर लिए हैं, अभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज जो हम चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन तो देखो हमने डाइजेशन पढ़ लिया है ना, फिर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा कि O2 को कैसे लेना है, CO2 को कैसे रिलीज करना है। डाइजेशन में हमने फूड को कैसे ब्रेक डाउन करना है, किस फॉर्म में करना है, ये पढ़ा था। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने ब्लड का रोल देखा, लिम्फ का रोल देखा, हार्ट का रोल देखा। ठीक है, अब हम एक्सक्रीशन का रोल देखेंगे, किडनीज का रोल देखेंगे। ठीक है, चलिए, आपको पता है बेटा कि कहीं ना कहीं जब हम O2 का इंटेक करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और उन्हीं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जिन्हें हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, अपनी बॉडी से निकालना पड़ता है, पार्शियली या कंप्लीटली। ठीक है, आपको पता है जैसे बहुत सारे अमोनियम आयंस हो गए, अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हमारे लिए जहर के समान है। ठीक है, तो बहुत सारे अमोनियम आयंस, क्लोराइड आयंस हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनीज ही एक्सक्रीट करती है, बहुत सारे, जैसे हमें स्वेटिंग हो रही है तो भी हमारी बॉडी से गंदगी निकलती है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पसीना आना चाहिए। जिस इंसान को पसीना आता है वो कम बीमार पड़ता है, क्योंकि उसके जो अंदर के, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो पोर्स के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है बेटा, तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट है हमारी बॉडी में, वो भी निकाल दिया जाता है, क्लोराइड आयंस को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, ये सब चीज़ें आती है एक्सक्रीशन में, जब बॉडी को हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हमने देखा अमोनोटेलिक। आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट्स क्या है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, आपको पता है कि अमोनिया कितनी हार्मफुल है। ठीक है, अमोनिया हमारी बॉडी में भी बनती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी बनती है, तो अमोनिया इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले अमोनिया, सेकंड यूरिया और थर्ड आपका यूरिक एसिड। अमोनिया के बारे में आप जानते हैं बेटा कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिशेज हो गई, वो कैसे एक्सक्रीट करती है, अमोनोटेलिक फॉर्म में एक्सक्रीट करती है। क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो अमोनिया को निकालने के लिए, प्रॉपर्ली उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अमोनिया को जब निकाला जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन होता है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, जैसे आपकी फिशेज हो गई, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा वाटर चाहिए अमोनिया को रिमूव आउट करने के लिए, इसीलिए कहा ये आपको ज़्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के मोड में दिखेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका यूरियोटेलिक। आपको पता है कि जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं वो कैसे हैं बेटा, यूरियोटेलिक है। बेसिकली यूरियोटेलिक क्यों है, क्योंकि अमोनिया जो है हमारी बॉडी में भी बनती है, लेकिन हमारी जो लिवर है अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया में, किडनी जो है यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर देती है। इस प्रोसेस को यूरियोटेलिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यूरियोटेलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। चलिए, आपको पता होना चाहिए बेटा कि अमोनिया को यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यूरिया को में कन्वर्ट करने के बाद किडनी उसे एक्सक्रीट कर रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे किस नाइट्रोजनस वेस्ट को कंसिडर किया जा रहा है, यूरिया को। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है आपका यूरियोटेलिक। आपको पता है कि तीसरा मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड है। ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक तरीके से करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी है, वो इतना ज़्यादा पानी नहीं ले सकते, तो वो कैसे फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, पैलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में। आपने देखा होगा पैलेट और पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जब बर्ड्स होती हैं, जो कबूतर होते हैं, कैसे एक्सक्रीट करते हैं, पैलेट के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, इस मोड को कहता है यूरियोटेलिक। चलिए, इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे एक्सक्रीशन के लिए, जैसे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को आपने कहाँ पढ़ा था, 4th चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा, कॉकरोचेस के अंदर। ठीक है, आपने प्रोटोलेफ्रीडिया को देखा प्लेटियल मिंथेसिस में, प्लेनेरिया में। ठीक है, एम्फियस में, सेफेलोकॉर्डेट्स में देखा, एनालिड्स में देखा।
आपने एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स को देखा कहाँ पर, प्रॉन्स में देखा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है बेटा ये क्या करते हैं, नेफ्रीडिया भी है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। और बेसिकली यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कंसिडर करेंगे, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड थर्ड यूरिक एसिड। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आप इसे एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा है कि बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले किडनीज का पेयर होता है। सबसे पहले आप मेजरली किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, आप पढ़ेंगे किडनीज के बारे में, ठीक है। चलो, तो इट कंप्राइजेज ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी है आपके पास, 1 पेयर ऑफ यूरेटस जो किडनी से अराइज होती है बेटा, अ यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड यूरेथ्रा, ठीक है। लास्ट थोरेसिक लंबर वर्टिब्रा में प्रेजेंट होती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, लास्ट थोरेसिक थर्ड नंबर वर्टिब्रा में प्रेजेंट होती है। तो ये आपको मेजरली लर्न करना है, आप पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। किडनी मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड 120 to 170 ग्राम इन वेट। कभी कभी वेट पूछ लेते हैं किडनीज का। सो इट हैविंग 120 to 170 ग्राम्स एंड इसकी थिकनेस कितनी होती है बेटा, 2 to 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 to 7 इन विड्थ। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट आता है। अब आपको पता है कि किडनी की तरफ क्या होता है, एक नोच होता है, ठीक है। उस नोच को क्या कहते हैं, उस नोच को कहते हैं हिलियम, ठीक है। इनर टू द हिलियम ब्रॉड फनल शेप रेनल पेल्विस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हिलियम के अंदर ऐसे कलर के रेनल पेल्विस प्रेजेंट होता है बेटा, और कैलिसेस उसमें से निकलती हैं इस टाइप से, आपका डायग्राम बना हुआ है, उन्हें कहते हैं प्रोजेक्शंस और कैलिसेस, ठीक है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगी और वो क्या करेंगी, रीअब्जॉर्प्शन करेंगी, फिल्ट्रेशन करेंगी और सिक्रीशन करेंगी। तो मेजरली किडनी के अंदर एक नोच प्रेजेंट होता है, उसको हम हिलियम कहते हैं। इनर टू द हिलियम ब्रॉड फनल शेप्ड कैलिसेस आर प्रेजेंट। कैलिसेस क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, आपकी रेनल पेल्विस के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है, किडनी के अंदर बेटा 2 जोन होती है। आप डायग्राम में देखिए एनसीईआरटी में 2 जोन आपको वहां पर दिखेगी। सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला जो होती है वो डिवाइड होती है आपकी मेड्यूलरी पिरामिड्स में और प्रोजेक्टिंग होती है वो कैलिक्स में। आपको पता है कि मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, कैलिक्स प्रेजेंट होती है। और किडनी के अंदर 2 जोन होती है मेजरली, कौन कौन सी, एक कॉर्टेक्स वाली और एक मेड्यूला वाली। मेजर चीज यहाँ पे याद करने की है कि मेड्यूला जो है वो इनसाइड है। चलिए नेक्स्ट आता है, कॉर्टेक्स जो होता है बेटा वो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी प्रेजेंट होता है। और रेनल कॉलम्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट है, सॉरी किडनी की फंक्शनल यूनिट है आपकी नेफ्रॉन। तो मेजरली किडनी जो बनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी होती है। देखो ये सब क्या स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स की मॉडिफिकेशन से इनका फंक्शन अलग अलग हो गया है। एज फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर आपको न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन्स मिलेंगे। नेफ्रॉन्स का काम क्या है, मेजरली क्या काम है आपको पता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब स्टेम सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है तो अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है, कुछ न्यूरॉन्स बन जाती है, कुछ हिपैटोसाइट्स बन जाती है, कुछ नेफ्रॉन्स बन जाती है। तो मेजरली किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है बेटा, वो आपकी नेफ्रॉन है। नेक्स्ट आते हैं, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। ग्लोमेरुलस होता है, एक रेनल ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, रेनल ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है एक गुच्छा होता है, एक टफ्ट होता है जो कैपिलरीज से बना होता है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय अफेरेंट एट्रियोल्स। जो आर्टरीज होती है, आर्टरी से छोटी एट्रियोल्स होती हैं, तो 2 टाइप की एट्रियोल्स से बनी होती है। अब जब अफेरेंट एट्रियोल्स जो होती है जब गुच्छा बनाएगी, एक टफ्ट बनाएगी, तो क्या बनाएगी बेटा, आपका ग्लोमेरुलस बनाएगी, ठीक है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एफेरेंट एट्रियोल्स। एक तरफ
अफेरेंट एट्रियोल्स होती है, एक तरफ इफेरेंट एट्रियोल्स होती है। अफेरेंट एट्रियोल से ब्लड आता है और इफेरेंट एट्रियोल से ब्लड चला जाता है। तो मेजरली हर नेफ्रॉन के दो पार्ट है, एक ग्लोमेरुलस, एक रेनल ट्यूब्यूल। इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज and it is formed by afferent arteriole. Blood from glomerulus is carried away by the efferent arterioles. चलिए नेक्स्ट आता है, अब रेनल ट्यूब्यूल्स की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है बेटा? वो आपके बोमन्स कैप्सूल से होती है, जो कि ट्यूबुलर पार्ट में जाके डिवाइड होता है इनटू पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी क्या होता है? आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड डीसीटी क्या होता है? आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जो पीसीटी है और डीसीटी है, वो नेफ्रॉन के किस हिस्से में प्रेजेंट होती है? कॉर्टिकल रीजन में। याद रखिएगा, अगर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, पीसीटी और डीसीटी में नेफ्रॉन सिचुएटेड है कॉर्टिकल रीजन में एज अ लूप इनटू मेडुला। आपको पता है कि जब पीसीटी, डीसीटी और आपके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन का मेजर हिस्सा प्रेजेंट होता है, वो कहाँ होता है? आपके कॉर्टिकल रीजन में होता है। कॉर्टिकल रीजन में हिस्सा प्रेजेंट होता है और वो किधर की तरफ जाता है? वो लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है। ये सारे डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे बेटा। ठीक है, आपको एक बार इनको मेजरली देखना है अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। और कहाँ तक जाती है? आपकी मेड्यूला तक जाती है। तो कॉर्टिकल रीजन से मेड्यूला तक ही एक्सटेंड होता है। अब जब नेफ्रॉन किस में सिचुएटेड होगा? पीसीटी और डीसीटी वाले में, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। फिर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, आपको पता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है बेटा? इसमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है और बहुत ही कम मेडुला के अंदर जाता है। वहाँ पे तो बिल्कुल डीपर स्टेट में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम जाता है। द ग्लोमेरुलस लाई क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स, और ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होती है? बिल्कुल इनर मार्जिन पे, किसके? कॉर्टेक्स पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, डिफरेंस आ जाता है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास स्पेसिफाइड टाइम है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको डीपली समझा सकती थी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव टू कवर इट विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी डीप इनटू मेडुला। वॉसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, यहाँ पे वॉसा रेक्टा बहुत कम होगी और हाईली रिड्यूस्ड होगी। चलिए अब यूरिन फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होता है वो ब्लड का, वो किसके थ्रू होता है बेटा? ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। फिर वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है रेनल ट्यूब्यूल से। सिक्रीशन कब होगा? जब ट्यूबुलर सेल्स उसमें हाइड्रोजन आयंस और कुछ पोटेशियम आयंस, कुछ क्लोराइड आयंस उसमें सिक्रीट कर देगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिक्रीशन। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन होगा सबसे पहले, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर इसको रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर इसको सिक्रीशन देंगे। सिक्रीशन में आप हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपको पता है बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं कॉजेस फिल्ट्रेशन बाय एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तीन टाइप की चीजें होती हैं, सबसे पहले एंडोथेलियम, दूसरा एपिथेलियम, उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथेलियम अंदर की तरफ होती है जो ब्लड वेसल से बनी होती है, एपिथेलियम बोमन्स कैप्सूल के बाहर की कवरिंग होती है, एपी मतलब ऊपर, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। जीएफआर जो फिल्ट्रेट निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा 125 ml पर मिनट। ठीक है, चलिए अब कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है बेटा? ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कंट्रोल करता है। बेसिकली 99% फिल्ट्रेट यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो यूरिन जो होता है आपका, रेस्ट ऑफ द पार्ट 99% से जो बचा हुआ पार्ट है वो सिक्रीट होके आता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, इसलिए यूरिन का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। चलिए अब फंक्शन पढ़ लेते हैं ट्यूब्यूल्स की कुछ। सबसे पहले पीसीटी के फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हेनलेज लूप। हेनलेज लूप्स में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है बेटा, और यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी अगर कम है या फिर ज़्यादा है उसमें रिटेन की जाती है और कुछ अमाउंट में रख भी लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डीसीटी। डीसीटी क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। इन केस अगर आपके यूरिन में या आपके ब्लड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ पे क्या होगा?
जब जरूरत होगी तभी सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल वर्ड यहाँ पे आया है, इस चीज को याद रखिएगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, वाटर मेंटेन होता है, यहाँ पे वाटर को मेंटेन किया जाएगा और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। चलिए, कलेक्टिंग डक्ट बहुत लंबी होती है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी में हो रहा है, ठीक है। जल्दी से कवर कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन। आपको पता है कि जो आपका जो फिल्ट्रेट है वो दो लिम्स में, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स में फ्लो करता है हेनलीज लूप की अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से वहाँ पे काउंटर करंट पैदा होता है, और इस मैकेनिज्म को क्या कहता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे द फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी। ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है क्या क्या बढ़ती चली जाती है, ऑस्मोलैरिटी। यहाँ से 300 से 1200 ml पे पहुंच जाती है बेटा ऑस्मोलैरिटी आपकी एमोल पे। फिर यहाँ पे करंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को कैरिड आउट किया जाता है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे दो लिम्स है आपके, असेंडिंग लिम्स और डिसेंडिंग लिम्स। यहाँ पे आपकी अलग अलग आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, काउंटर करंट जो मैकेनिज्म हो रही है वो क्यों हो रही है बेसिकली, क्योंकि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों लिम्स में, एक असेंडिंग की तरफ तो एक डिसेंडिंग की तरफ। चलिए नेक्स्ट आता है आपको पता है बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और मिक्टुरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। मिक्टुरेशन क्या होता है सबसे पहले बताइए। जो जी कॉम्प्लेक्स है बेटा, जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो क्या करता है, वो आपके किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। मिक्टुरेशन क्या होता है, मिक्टुरेशन आपका हो रहा है कि जब आप मिक्टुरेट करते हो, यूरिन करते हो, ठीक है, वो कैसे करते हो आपको पता है कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाता है तो आपके यूरिनरी ब्लड में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है वो खींचने लग जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्शंस होते हैं, और अंडर द एक्शन हम क्या कर देते हैं, यूरिन को रिलीज कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि हाँ हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो चुका है, सो वी हैव टू रिलीज आउट। आपने देखा होगा जो महिलाएं डिलीवरी के जस्ट बाद आपने देखा होगा कि कुछ विमेंस जो होती है, मैक्सिमम विमेंस जो होती है वो मिक्टुरेट नहीं कर पाती, मतलब कंट्रोल्ड मिक्टुरेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो उनको पहले ही यूरिन हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि उनके स्ट्रेच रिसेप्टर्स बहुत लूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट आता है, आपको कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले यूरीमिया, इसमें इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरीमिया मतलब अगर यहाँ पे नॉन प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं यूरीमिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रेनल फेलियर, इसको किडनी फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। जब आपकी किडनी का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, प्रॉपर्ली फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, और जो यूरिया है वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है, तब उसको कहते हैं रेनल फेलियर। नेक्स्ट है बेटा रेनल कैलकुले, यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, और इनसॉल्युबल मास की कुछ चीज़ें बनती है जो सॉल्युबल नहीं होती है ब्लड में, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में होती है, और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जब आपको स्टोन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलर जो होता है किडनी का वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ड्यू टू एंट्री ऑफ प्रोटीन और आरबीसी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलर का जब इन्फ्लेमेशन होता है, क्यों होता है, जब प्रोटीन और आरबीसी उसमें एंटर कर जाती है तो बेटा बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है मिक्टुरेशन के दौरान, फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेटाइल प्रॉब्लम भी है, काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम भी है, और जो लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ आज, ठीक है। इस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से जाके कवर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा डायग्राम्स, थोड़ा सा मैंने समझा दिया, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और आपको पता ही है लिमिटेड टाइम पे हमें ज़्यादा कवर करना है, सो इसीलिए आज थोड़ा सा जल्दी मैंने ये चैप्टर कवर किया है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर को ब्रीफली देखेंगे बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ऐसे ही और खुश रहिए, थैंक यू।